मशीन डिज़ाइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लेंज कपलिंग की। किसकी बात करते हैं? फ्लेंज कपलिंग की। तो देखेंगे फ्लेंज कपलिंग। तो एक फ्लेंज कपलिंग हम यहाँ बना रहे हैं क्योंकि फ्लेंज कपलिंग एक फ्लेंज कपलिंग हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कहा था, कुछ बच्चों ने, कि डिज़ाइन मतलब कैसे बनाएंगे, रफली ही हमको बनाना है एग्ज़ाम में भी, तो इसलिए हम इसको बनाते हुए चल रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो पहले एक शाफ्ट रहेगा, हमेशा कपलिंग का काम क्या होता है? दो शाफ्ट को जोड़ना, ठीक है। तो दो शाफ्ट को हम जोड़ेंगे, दो शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है ना कपलिंग। तो दो शाफ्ट को जोड़ना है, तो एक ड्राइविंग शाफ्ट मान लीजिए ये है, इसमें की लगा रहेगा, इसके ऊपर रहता है फ्लेंज, इसको बोलते हैं फ्लेंज। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेंज। यही नीचे रहेगा, यहाँ पे आपका बोल्ट लगा होता है। अब इसको कर लेंगे, यहाँ पे एक अदर शाफ्ट रहेगा इसमें।
यहाँ पे रहता है बोल्ट, ठीक है, यहाँ पे बोल्ट और यहाँ पर भी तो इस तरह से यहाँ पे बोल्ट्स लगे होते हैं, इस तरह से कुछ बना होता है, ठीक है। तो ये दोनों फ्लेंज कहलाते हैं, जिनको हम हैच करने जा रहे हैं, हैच कर रहे हैं जिसको, ये और ये दोनों क्या कहलाते हैं, फ्लेंज कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं फ्लेंज। इनको फ्लेंजेज बोलेंगे। ये फ्लेंजेज हैं, ठीक है। अब यहाँ में ये आपका है ड्राइविंग शाफ्ट, यानी जिससे टार्क का ट्रांसमिशन होना, ये ड्रिवेन शाफ्ट है, इस पर टार्क का ट्रांसमिशन या पावर का ट्रांसमिशन होना। तो यहाँ से यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन हमको करना है। तो इस तरह से बनाते हैं दो फ्लेंजेज और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ अभी आगे बताएंगे, प्रोटेक्टेड टाइप और दो टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड, वो भी बताएंगे। उसके पहले इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे काम करता है ये। तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों फ्लेंज कहलाएंगे, ठीक है। और ये बाहर निकला हुआ, इस फ्लेंज में ये बाहर निकला हुआ हिस्सा, तो इसको स्पीगाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीगाट बोलते हैं, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा, रेडियल हिस्सा जो है, सिलिंड्रिकल हिस्सा। और इसको क्या बोलते हैं, इसमें रिसेस होता है, इसमें उतना का क्या होता है, रिसेस होता है। रिसेस का मतलब खाली जगह होता है, इसमें बुश वगैरह लगा के इसको अलाइन किया जाता है और लगाया जाता है, ठीक है। या फिर इस बुश बोलते हैं, या फिर वो बोलते हैं स्पीगाट बोलते हैं, स्पीगाट तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बुश लगा के, ठीक है, इसको जो है सेट किया जाता है यहाँ लगा के, और यहाँ बोल्ट से कस दिया जाता है। देखिए ये बोल्ट एक ही नहीं है, इसमें या तो 4 बोल्ट होते हैं या फिर 6 बोल्ट होते हैं, जो ऐसे सरकमफ्रेंस पे, अभी इसका साइड व्यू बनाएंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। इसमें भी एक की लगा होता है, इसमें भी की लगने का एक जो है यहाँ पर की लगा होता है, ये कीवे है और यहाँ पर की लगा हुआ है। तो कैसे पावर ट्रांसमिशन होता है, तो ड्राइविंग शाफ्ट से की के थ्रू लेफ्ट फ्लैंज पर होता है, लेफ्ट फ्लैंज पर पावर ट्रांसमिशन होता है। अब लेफ्ट फ्लैंज से राइट फ्लैंज पर इस बोल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिशन होता है। अब ये लेफ्ट राइट फ्लैंज से की के थ्रू ड्राइविंग शाफ्ट पर, ड्रिवेन शाफ्ट पर पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो ये क्या है, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज कहलाता है, ये मिड पोर्शन कहलाता है फ्लैंज का, ये फ्लैंज है उसका मिड पोर्शन, और ये हब वाला पार्ट है, ये क्या है, हब है। तो ये फ्लैंज है, ये पोर्शन मतलब मिडिल पोर्शन है फ्लैंज का, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है हब है, हब ही कहते हैं इसको, ठीक है। ये हब है, ये ड्रिवेन शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट है, यहाँ पे की लगा हुआ है, ये क्या लगा, की लगा हुआ है, ये बोल्ट है, नट बोल्ट, ये तो नट है, ऊपर बोल्ट, यानी हम सीधे बोल्ट बोलेंगे, ये बोल्ट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, और ये क्या है, स्पीगाट या रिसेस।
तो स्पिगाट ये बाहर निकला हुआ इसे स्पिगाट कहलाता है, और ये जिसमें ग्रूव बना होगा इस वाले में उसको ये रिसेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ होता है। अब तो हमने पावर का ट्रांसमिशन देख लिया कैसे हो रहा है। अब जो है इसका ये चीज़ देखते हैं, जो मेन चीज़ इस टाइप के फ्लेंज कपलिंग को, अच्छा इसका साइड व्यू भी बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो साइड व्यू, इसका साइड व्यू भी बना देते हैं। यहाँ पे की लगा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर दिखाने के लिए जो भी अच्छा है सूटेबल हम वो करना चाह रहे हैं। और ये वाला हिस्सा हब वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये है उसके लिए पिच सर्कल डायमीटर, इसके लिए बोल्ट्स के लिए बोल्ट, इसी मतलब इसी सर्कुलर स्थानों पर इसी में कहीं पर बोल्ट्स लगे होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 बोल्ट लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बोल्ट जो है थोड़ा हमने छोटा बना दिया, ये एक्चुअली यहाँ पे एकदम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोल्ट इधर का शायद हिस्सा हमने बड़ा कर दिया होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो होगा बोल्ट भी इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बोल्ट रहेगा, हेक्सागोनल बोल्ट है जो कि, या फिर नट का प्रोजेक्शन बोल्ट हो गया। यहाँ पे 4 बोल्ट का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक बोल्ट, यहाँ पर, और यहाँ पर एक बोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से 4 बोल्ट लगे होते हैं। अब जो है आगे बात करते हैं। तो ये इस टाइप का जो फ्लेंज कपलिंग होता है इसको बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड टाइप। अनप्रोटेक्टेड टाइप, ये अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग है। अनप्रोटेक्टेड टाइप क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर जो है ये बोल्ट फेल होता है तो इसका जो नट होगा और बोल्ट हेड होगा, इसको नट बोलते हैं जो कसा जाता है, और ये जो होता है बोल्ट हेड कहलाता है। तो नट और बोल्ट हेड क्या करेंगे, ये जो है बाहर जाएंगे और स्ट्राइक कर सकते हैं, इससे दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अनप्रोटेक्टेड है। कोई जो है वर्कर जो है इस पर अगर काम कर रहा है तो वो कैसा है, अनप्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो वो अनप्रोटेक्टेड है, ठीक। तो इस तरह के फ्लेंज कपलिंग को बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, ठीक है ना। क्योंकि अगर बोल्ट फेल होता है तो इससे क्या है, वर्कर को नुकसान है, या मशीन पे काम करने वाला कोई भी आदमी है उसको नुकसान है, उसकी कुछ भी हो सकता है, उसकी डेथ तक की हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज ये चलते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्टेड टाइप कैसे बनाते हैं, तो इसी में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करते हैं, अनप्रोटेक्टेड आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करेंगे और मिल जाएगा हमको प्रोटेक्टेड टाइप। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन इस हम इंक से बना रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेफ्टी रिम, सरकमफ्रेंशियल रिम बना देंगे। क्या कर देते हैं, एक रिम बना देते हैं, ऐसे सरकमफ्रेंशियल रिम बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर जो है फेल भी होता है तो इससे स्ट्राइक करके वापस आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, इससे स्ट्राइक करके इधर आके गिर जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नीचे भी होता है वही चीज़।
ये पूरा ढका रहना चाहिए इसको। पूरा ढका रहना चाहिए, ठीक है, ये पूरा ढका रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल सेफ्टी रिम भी बोलते हैं। ये सेफ, क्योंकि सेफ क्या करता है, ये सेफ करता है, ये रिम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से रिम बना देते हैं, तो ये कहला जाता है प्रोटेक्टेड टाइप। ये अनहट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग हो जाएगा, बस सिंपल से यही बात। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन एक हो जाएगा और एक बाहर से प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बना लेंगे, रफली ही बनाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके डायमेंशंस। क्या देखते हैं, इसके डायमेंशंस। तो इस पूरे के डायमीटर को बोलते हैं, ये डी ओ से डिनोट करते हैं, पूरा डायमीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो इधर थोड़ा बना देते हैं, इधर, और यहाँ से यहाँ का डायमीटर जो होगा कैपिटल डी आउटर, ठीक है ना। तो ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज कहलाता है, इसको अभी लिखेंगे हम। अब देखिए कुछ बुक्स में ये थिकनेस अलग अलग दिया रहेगा, ये टी दिया रहेगा और यहाँ पर भी टी ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी बुक में ये टी को कम या अधिक माना जाता है। क्या होता है इसमें, रिलेशन क्या होता है, अभी आगे जो है बताएंगे, अभी आगे बता रहे हैं, ठीक है। और इसका जो है थिकनेस हम मान लेते हैं T1 है, ये सरकमफेरेंशियल रिम है, उसका थिकनेस T1 है। ये कहलाता है हब का आउटसाइड डायमीटर, इसको लिखते हैं DH से। किससे लिखते हैं, DH से। हब का आउटसाइड डायमीटर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं ये DH है। ये जो है ये वाला, ये स्पिगाट का या रिसेस का डायमीटर है, यानी DR। स्पिगाट या रिसेस का DR का मतलब रिसेस वाला। ये क्या हो गया, यहाँ से और यहाँ तक का, इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ये थोड़ा बाहर हो गया है, इसको बाहर नहीं करते हैं, ये अंदर ही रखते हैं। यहाँ से और यहाँ का लेंथ, ये लेंथ ऑफ हब कहलाता है। इधर का भी उतना ही होगा और इधर का भी उतना ही होगा, ठीक है ना। बनाने में भले ही गड़बड़ी होगा, लेकिन यही लेंथ होगा, लेंथ ऑफ हब कहलाता है। या फिर इफेक्टिव लेंथ ऑफ की भी बोलते हैं, क्योंकि इतने लेंथ पर की क्या होता है, इफेक्टिव रहता है। इतने पर ही स्ट्रेसेज लगेंगे, इधर जो है कम, जो है उस पर जो है प्रभाव कम रहेगा, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ की बोलते हैं, या फिर लेंथ ऑफ हब बोल रहे हैं, ठीक है। और कुछ छूटता है, और यहाँ पे है शाफ्ट का डायमीटर D। दोनों शाफ्ट का डायमीटर सेम होना चाहिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो अब इनमें एक रिलेशन होता है, अब रिलेशन के लिए कोई जगह तो बच नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस वाले को, यानी ये साइड B को मिटा देते हैं, ठीक है। साइड B को हम मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और जो छूट रहा है यहाँ पे, ये इसका ये D है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से
यहाँ तक, ये डी है, इसको बोलेंगे पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द किसका, ऑफ द बोल्ट्स। यानी बोल्ट्स जो होंगे इसी डायमीटर के सर्कल पर, और किससे ये सर्कल खींचा जाएगा, इस सेंटर से, उसी सर्कल पर सभी बोल्ट फिक्स होते हैं। यानी बोल्ट्स का जो सेंटर होता है उसी सर्कल पर होता है, ठीक है ना। तो अब इसको मिटा देते हैं और सबका जो है डी के टर्म में, यानी शाफ्ट के डायमीटर के टर्म में जो डायमेंशन होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है उसको लिखते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन लिखते हैं, तो अगर डी की बात करें जो कि पिच सर्कल डायमीटर है, तो वो 3D के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है 3D। 3D मतलब यहाँ D क्या है, शाफ्ट का डायमीटर है, ये ध्यान देना, D 3D के। तो इसको बोलते हैं, नाम भी लिखते चल रहे हैं, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स, लिखते हैं पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स, जिसको D से डिनोट करेंगे, और D इज इक्वल टू होगा 3D, ठीक है। अब आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब, आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब। तो आउटसाइड डायमीटर यही है, अभी बताया ना कि ये हब है, हब का आउटसाइड डायमीटर यही है। तो DH ये होता है 2D के इक्वल। कितना लेते हैं, 2D, ठीक है। मतलब ऐसे मार्केट में मिला जाता है, मिलता है प्रोडक्ट पहले ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, यानी मैन्युफैक्चर किया गया, इसी शेप का, मतलब इसी डायमेंशन का मिलता है, यही डायमेंशन रहते हैं। अब DR लिखते हैं, DR इसको बोलेंगे डायमीटर ऑफ रीसेस या स्पीगार्ट, R स्पीगार्ट जो है DR, वो कितना है, वो होता है 1.5D। कितना होता है, 1.5D होता है, ठीक है। तो DR हो गया। अब क्या बच रहा है, LH इफेक्टिव लेंथ ऑफ की, या फिर इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ हब। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ हब, ठीक है। तो ये है LH, और ये भी होगा 1.5D के इक्वल। क्या होगा, 1.5D के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इस T की बात कर लेते हैं, थिकनेस बोलते हैं उसको, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। थिकनेस ऑफ द फ्लेंज यानी T, वो होगा 0.5D। अब देखिए इसी पर बता देते हैं। अब ये थिकनेस हम कह रहे हैं कि किसी बुक में जो स्टैंडर्ड, सबसे स्टैंडर्ड बुक है, उसमें दोनों TT दिया है। अब किसी बुक में ऐसे दे देता है कि ये T और ये T अलग अलग हैं, तो इसका 0.5D रहेगा मेजरमेंट यानी डायमेंशन, और इसका जो रहेगा 0.25D रहेगा, ठीक है ना। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये आप मतलब ये अपने माइंड में रखिएगा या फिर लिख लीजिएगा कहीं, लेकिन एक्चुअल में ये TT ही लेंगे। और T1 क्या होता है, और ये T1 ये थिकनेस ऑफ रिम है, थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग रिम, थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग रिम T1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.25D के इक्वल होता है। कितना होता है, 0.25D के इक्वल होता है। इस तरह से 1 2 3 4 5। हाँ, अब एक चीज़ और बचता है, इसका आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज बचता है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज बचता है।
वो जो होगा, जो डी आउटर से डिनोट किए थे अभी, यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ लिखें, कई जगह ही नहीं है, फिर भी यहाँ लिख देते हैं। वो जो होगा डी आउटर, वो अगर ये प्रोटेक्टेड टाइप नहीं है, ठीक है ना, अगर ये प्रोटेक्टेड टाइप नहीं है तब भी सभी डायमेंशन यही रहेंगे सब में, ठीक है ना, जबकि यहाँ T1 नहीं रहता है, ठीक है। अगर ये प्रोटेक्टेड टाइप नहीं है, ठीक है ना, अनप्रोटेक्टेड टाइप है, तब तो केवल 4D होगा। अगर ये प्रोटेक्टेड टाइप है तो उसमें जोड़ लेंगे 2T1। अब ये सभी डायमेंशन, ये ध्यान रखना, सभी डायमेंशन mm में रहेंगे, ठीक है। सभी डायमेंशन किस में रहेंगे, mm में। ये भी mm, ये भी mm, सब mm में, ठीक है। तो 4D + 2T कब, जब ये प्रोटेक्टेड टाइप है, प्रोटेक्टेड टाइप है, अगर नहीं है तो ये 2T हट जाएगा तो केवल 4D रहेगा, और प्रोटेक्टेड टाइप नहीं यानी अनप्रोटेक्टेड टाइप है तो ये T1 भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको डायमेंशन पता चल जाता है। थोड़ा पानी पी लें। अब इसका देख लेते हैं फ्लेंज कपलिंग का। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा ही करता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा और जो है पूरा डायमेंशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेंज कपलिंग को बताइए तो ऐसे बना के प्रोटेक्टेड टाइप अनप्रोटेक्टेड टाइप जैसा भी है वैसे बना के लिख देंगे। इसमें टार्क का ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी हमने बता दिया, जो कि अनप्रोटेक्टेड में ही बता दिया। इसका बस यही काम है कि क्या कर देता है, वो जो प्रोटेक्टिंग रिम होता है वही जो होता है क्या करता है, वो बोल्ट्स को बाहर नहीं जाने देता है, तो एक्सीडेंट से बच जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, जो नंबर ऑफ बोल्ट्स, कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर शाफ्ट्स का जो शाफ्ट है उनका डायमीटर 40 mm तक होता है, ठीक है। अगर अप टू 40 mm है तो नंबर ऑफ बोल्ट्स होगा 3 अप टू 40 mm, और ये क्या है शाफ्ट डायमीटर D। नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 होगा अप टू नहीं, फ्रॉम 40 to 100 mm। अगर शाफ्ट का डायमीटर इसके बीच है, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसके और इसके बीच है, ठीक है ना, मतलब 140 से ज़्यादा और 100 तक, ठीक है ना, तब जाके कितना होगा 4 बोल्ट यूज करेंगे, और यही 6 बोल्ट यूज करेंगे अगर 100 से 180 mm, ठीक है ना। अब आप कहेंगे 180 के बाद क्या, तो 180 के बाद मिलता नहीं है आपको मार्केट में, ठीक है, फ्लेंज कपलिंग, तो ये ध्यान रखेंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं और इसका जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज की बात कर रहे हैं। पहला एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका लाभ फ्लेंज कपलिंग का पहला चीज़ क्या है, इसमें हाई टार्क कैरिंग कैपेसिटी होता है। यानी इससे हाई टार्क जो है कैरी किया जा सकता है, यानी जो है पावर भी ज़्यादा यानी कि किया जा सकता है। टार्क जो होगा इसमें ज़्यादा टार्क इससे कैरी किया जा सकता है, यानी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर भेजा जा सकता है। दूसरा चीज़ है ये ईजी होता है, ईजी टू असेंबल, यानी असेंबल करने में ईजी होता है। एंड डिसमेंटल का मतलब होता है अलग करना, तो ईजी होता है असेंबल करना और डिसमेंटल करना। तीसरा क्या एडवांटेज है
कि कंस्ट्रक्शन जो है सिंपल होता है, अदर के कंपैरिजन में सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, और मैन्युफैक्चरिंग इसका क्या होता है, और मैन्युफैक्चरिंग इसका इजी होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इजी होता है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका जो है हाई टार्क कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, इजी टू असेंबल एंड डिसमेंटल होता है, यानी बहुत ही इजी वे में जो है असेंबल हो जाता है, फिर उसको हटा भी सकते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और तीसरा जो है बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इजी होता है, कंस्ट्रक्शन भी इसका इजी ही होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं वो देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला ये है कि मिस अलाइनमेंट शाफ्ट में नहीं होना चाहिए। मिस अलाइनमेंट इन शाफ्ट्स इज नॉट अलाउड, यानी थोड़ा भी अगर मिस अलाइनमेंट होगा, ठीक है, यानी थोड़ा भी अगर शाफ्ट के एक्सिस में, इन शाफ्ट एक्सिस, यानी दोनों शाफ्ट के एक्सिस में अगर थोड़ा भी मिस अलाइनमेंट होगा तो वो फ्लेंज कपलिंग नहीं लग पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा चीज कि मशीन जो होना चाहिए, मशीन का ऑपरेशन या पूरा कंपोनेंट जो होना चाहिए, जो मैकेनिकल जो है सिस्टम है, ठीक है ना, तो हम इसकी बात करें, पूरे मैकेनिकल सिस्टम की बात करें जिसमें ये लगा होगा, फ्लेंज कपलिंग लगेगा, मैकेनिकल सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम, अब देखिए हिंदी में जो है वो तो नोट्स आपको मिल ही जाएगा, तो समझने के लिए लिख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हम समझा भी रहे हैं क्योंकि ये समझना है, आपको लिखना नहीं है, निकलने के लिए आपको नोट्स दे ही देंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए, आप लिख भी सकते हैं, और हमने कई बार बता दिया कि आप जो है हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो जाए तो बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि आगे आपको उसी में करना पड़ेगा, सारी चीज़ें इसी में मिल पाएंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जो है हिंदी से प्यार नहीं है, ठीक है, या फिर हमको हिंदी से बैर है, हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या करना है आपको जो है इसमें थोड़ा आना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में मिल पाएंगी, ठीक है, तो इसलिए आप उसी में जाएंगे। तो मैकेनिकल सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम शॉक एंड वाइब्रेशन, तो शॉक और वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मैकेनिकल सिस्टम में, ठीक है ना, अदरवाइज इससे कोई हम जो है हाई टार्क कैपेसिटी या सब ये सब चीज़ें ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मिस अलाइनमेंट नहीं होगा तो फिर शॉक वो जो है आप मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा, तो टार्क जो है फेल हो जाएगा, कंपोनेंट ही हमारा फ्लेंज कपलिंग ही फिर दिक्कत होगा। तो शॉक और वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए। तीसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज है, शॉक एंड वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए, भी एक एडवांटेज ही है, क्योंकि शॉक और वाइब्रेशन तो भाई हमारा जन्मजात है, उसके साथ कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट आप बनाएंगे तो उसमें शॉक और वाइब्रेशन तो आना ही आना, वो कब जाएगा, नहीं जाता है, कितना भी ट्राई कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा हमको एफर्ट मारना पड़ता है, और कुछ हद तक कम कर देते हैं जिससे उतना कम से कम तो अलाउ हो, ऐसा नहीं कि एकदम आइडियल है, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशन शॉक नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको बहुत सारा जो है अलग अलग कंपोनेंट लगाने होते हैं, जो हम पढ़ाया जाएगा जो आपको कि कैसे जो है वाइब्रेशन या फिर अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं, वो सब चीज़ें। और तीसरा चीज़ जो है वो समझ लेना हमको, ये इसका डिसएडवांटेज है, नीड्स मोर रेडियल स्पेस, यानी जो अभी बनाए थे ना, देखे ना कितना बड़ा बन गया है, तो उसको रेडियल स्पेस खूब ज़्यादा चाहिए,
उसमें शाफ्ट भी लगाना है, हब है, की लगाना है, फिर उसके ऊपर थोड़ा बढ़ाना है, फिर बोल्ट भी लगाना है, फिर उसके ऊपर जो है कुछ प्रोटेक्टिंग रिम भी बनाना है। तो इस तरह से, और शाफ्ट जो कपलिंग होते हैं बेसिकली वो कास्ट किए जाते हैं, ठीक है। और जो रीसेस और स्पिगाट होते हैं उनको अच्छे से मशीन किया जाता है, जिससे क्या हो कि शाफ्ट का अलाइनमेंट परफेक्टली हो पाए, उसको बहुत एक्यूरेटली मशीन किया जाता है। बाकी सब क्या होता है वैसे ही ढाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब कास्टिंग किया जाता है। तो इस तरह से ये इसके डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हो गए। अब जो है आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।